जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का मैं मृत्युंजय सिंह बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। आज आप सबों के साथ जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पहला पत्र सामान्य अध्ययन में इकोनॉमिक्स के सिलेबस पर चर्चा और परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। चलिए बहुत बारीकी से हम लोग जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पहले पत्र में इकोनॉमिक्स के सिलेबस पर एक संक्षिप्त चर्चा करें और इस चर्चा के साथ ही आप तमाम प्रतियोगी छात्र छात्राओं को एक सूचना देना चाहता हूं कि जेपीएससी पीटी के सिलेबस को केंद्रित करते हुए अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के टॉपिक से जितने भी विषय वस्तु हैं इस पर वीडियो क्लास की श्रृंखला मैं प्रारंभ कर रहा हूं। बहुत बारीकी से हर टॉपिक पर गहन मंथन करने का हमारा प्रयास होगा। आप सभी सबसे पहले जेपीएससी पीटी के पहले पेपर में इकोनॉमिक्स के कौन कौन से टॉपिक हैं इसे जान लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिलेबस देखने के बाद सिर्फ ये जान पाते हैं कि अर्थव्यवस्था के टॉपिक से सिर्फ 10 प्रश्न होता है, लेकिन ये अधूरी जानकारी है, ये पूरी जानकारी नहीं है। पूरे फर्स्ट पेपर में इकोनॉमिक्स का कौन कौन सा टॉपिक है और कितने अंक का है थोड़ा सा जाना जाए। आप लोगों को पता होगा कि सामान्य अध्ययन जो पहला पेपर है इसमें आर्थिक और टिकाऊ विकास के अंतर्गत ये 3 टॉपिक रखे गए हैं और उसमें अंकों का विभाजन भी किया गया है। पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी लक्षण। इससे 4 प्रश्न रहेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि पहला पेपर में 100 क्वेश्चन होगा और हर प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरह से जो फर्स्ट पेपर है ये टोटल 200 अंकों का है। इन 200 अंकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का बुनियादी लक्षण, इससे 4 प्रश्न होने हैं। दूसरा टॉपिक है धारणीय विकास एवं आर्थिक मुद्दे, इससे भी 4 प्रश्न रहना है, मतलब 8 नंबर का प्रश्न रहेगा। और तीसरा टॉपिक है आर्थिक सुधार एवं वैश्वीकरण, इससे 2 प्रश्न होगा। इस तरह से हम लोग देखें कि टोटल 10 प्रश्न है, मतलब 20 नंबर का भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक से आपके सिलेबस में आपको पता चला होगा। लेकिन एक जानकारी हम आपको देना चाहते हैं, फर्स्ट पेपर में बहुविध प्रकृति के प्रश्न होंगे 15। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, करेंट अफेयर्स के बहुत सारे टॉपिक हैं उसमें इकोनॉमिक्स के कौन कौन से टॉपिक हैं। इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है गरीबी, बेरोजगारी, नगरीयकरण या शहरीकरण और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों में हम लोगों को आईएमएफ के बारे में पढ़ना है, आईबीआरडी या विश्व बैंक के बारे में पढ़ना है और डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो भले ही आपको लग रहा हो कि बहुत संक्षिप्त है, लेकिन बहुत बारीकी के साथ हर टॉपिक पर हम लोगों को गहन मंथन करने की जरूरत होगी। एक जानकारी हम आप लोगों को दे दें, जो छात्र जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो ये जान लें कि भले ही पीटी में इकोनॉमिक्स का सिर्फ 10 डायरेक्ट टॉपिक 10 क्वेश्चन दिया हुआ है ये 3 टॉपिक से, और ये कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जिसमें 15 प्रश्न होते हैं। इसमें और भी टॉपिक हैं, जैसे मानवाधिकार का टॉपिक है, जैसे इसमें खेल कूद है, पुरस्कार है, लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स के इतने टॉपिक हैं। एक बात आप जान लें
कि पीटी में भले ही अर्थशास्त्र का जो सिलेबस है बहुत कम है, लेकिन मेंस के दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। 200 अंकों का मेंस में रहता है और ये जितने भी टॉपिक आप यहाँ पढ़ेंगे ये कहीं ना कहीं आपके लिए लाभप्रद होगा मेंस के लिए भी। और एक जानकारी आप जान लें कि मेंस में भी जो 20 प्रश्न होते हैं, मतलब 40 नंबर का प्रश्न जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमारे यहाँ पूरा विमर्श पीटी को फोकस में रखते हुए किया जा रहा है और हमारा यह पूरा विमर्श ये 40 अंक जो ऑब्जेक्टिव होगा उस पर केंद्रित होगा। हम लोग बहुत फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर। मेंस में भी जो 40 अंक होते हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर 40 नंबर जो ऑब्जेक्टिव का है, अगर इसको आप बहुत अच्छा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक्स में आपका स्कोर बढ़ेगा। चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए हम लोग आज से जेपीएससी पीटी के सिलेबस को केंद्रित करते हुए हम लोग परिचर्चा को, आज की चर्चा को शुरू करते हैं। एकदम सिलेवार और क्रमबद्ध तरीके से हर टॉपिक से आपको वीडियो क्लास मिलेगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे गरीबी पर। एक बात ध्यान से समझना है कि ये टॉपिक अनगिनत ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समेटे हुए है। इससे अनगिनत ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग गरीबी के परिभाषा में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग गरीबी को जिए हैं, गरीबी को हम लोग महसूस किए हैं, करीब से देखे हैं। इसलिए इसके डिफिनेशन में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो पहला प्रश्न बन सकता है कि भारत में गरीबी मापने के लिए किस प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। आप तमाम प्रतियोगी छात्र छात्राओं को मैं बता दूं कि सैद्धांतिक रूप से गरीबी को 2 वर्गों में बांटा गया। गरीबी के प्रतिमान को 2 वर्गों में बांटा गया। एक को हम लोग कहते हैं सापेक्ष प्रतिमान, एक सापेक्ष प्रतिमान है, और दूसरा है निरपेक्ष प्रतिमान। अभी तक हम लोगों ने देखा कि सैद्धांतिक रूप से गरीबी को 2 प्रतिमानों में बांटा गया। एक को हम लोग सापेक्ष प्रतिमान कहते हैं, दूसरे को निरपेक्ष प्रतिमान कहते हैं। हमारा प्रश्न ये था कि भारत में गरीबी मापने के लिए सापेक्ष प्रतिमान का प्रयोग होता है या निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग होता है। आप लोग स्पष्ट रूप से जानिए कि भारत में गरीबी मापने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। हम लोग सापेक्ष प्रतिमान का प्रयोग गरीबी मापने में नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर सापेक्ष प्रतिमान क्या है और निरपेक्ष प्रतिमान क्या है। सापेक्ष गरीबी क्या है और निरपेक्ष गरीबी क्या है। सापेक्ष गरीबी को आप ऐसे समझिए कि जब हम लोग समाज के 2 वर्गों के बीच में, 2 व्यवसाय के लोगों के बीच में जब हम लोग गरीबी की तुलना करते हैं तो यह सापेक्ष गरीबी है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मेरी तुलना अगर किसी रिक्शा वाले से किया जाए, अगर मेरी तुलना अगर किसी आईएएस ऑफिसर से किया जाए, तो अगर हमारी तुलना एक रिक्शा वाले से किया जाएगा तो हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन मेरी तुलना अगर किया जाए तेंदुलकर से, सचिन तेंदुलकर से मेरी तुलना किया जाए, तो पता चलेगा कि हम गरीब हैं और सचिन तेंदुलकर अमीर हैं। अगर सचिन तेंदुलकर की तुलना हम लोग बिल गेट्स से करें तो पता चलेगा कि तेंदुलकर महोदय गरीब हैं और बिल गेट्स अमीर हैं। यह सापेक्ष गरीबी है। सापेक्ष गरीबी 2 वर्गों के बीच में तुलना करने के लिए प्रयोग में आता है। 2 व्यवसाय के लोगों के बीच में अगर तुलना करना हो तो सापेक्ष प्रतिमान का हम लोग प्रयोग करते हैं। और निरपेक्ष प्रतिमान का मतलब है
कि कोई व्यक्ति अपने जीवन के मूलभूत जरूरतों को भी अगर पूरा नहीं कर पाता है तो इसे निरपेक्ष प्रतिमान कहेंगे। अब सवाल यह है कि निरपेक्ष प्रतिमान की अवधारणा किसने दिया? यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निरपेक्ष प्रतिमान के बारे में तो हम लोग जान गए, हम लोग ये भी जाने कि भारत में गरीबी मापन के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है और आर बॉयड, कौन? तो आर बॉयड ने 1945 में निरपेक्ष प्रतिमान का जो कॉन्सेप्ट है ये देने का काम किया। तो ऑब्जेक्टिव जो बन सकते थे कि निरपेक्ष प्रतिमान के बारे में कौन बताया? तो आर बॉयड बताए। कब बताए? 1945 में बताए। अब चलिए यहां सवाल ये उठता है कि भारत में कौन व्यक्ति गरीब है, कौन गरीबी रेखा से ऊपर है, इसको मापने के लिए अलग अलग टाइम में विशेषज्ञ समितियां बनी और इससे अनगिनत ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। ध्यान से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। भारत में गरीबी को मापने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग विशेषज्ञ समितियों का गठन हुआ। गरीबी को मापने के दिशा में 1962 ईस्वी का साल बहुत महत्व का साल है। 1962 ईस्वी में योजना आयोग ने एक कार्यकारी विशेषज्ञों का टीम गठित किया गरीबी का मेजरमेंट करने के लिए। भारत में जितने भी तरह की कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, इन योजनाओं का लाभ किसे दिया जाए और इन योजनाओं से किसे वंचित रखा जाए, इसके लिए ये जानना जरूरी था कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। ये जानने के लिए योजना आयोग ने 1962 ईस्वी में एक कार्यकारी दल बनाया। लेकिन आप सबों को हम बता दें, आजादी के बाद इस देश में गरीबी को मापने के दिशा में जो पहला वैज्ञानिक प्रयास था, जो पहला सिस्टमैटिक प्रयास था, ये 1971 में हुआ। 1971 ईस्वी में दांडेकर और रथ फार्मूला आया। गरीबी को मापने के लिए एक फार्मूला आया 1971 ईस्वी में। वह कौन सा फार्मूला था? तो वह फार्मूला था दांडेकर एवं रथ का फार्मूला। दांडेकर एवं रथ का फार्मूला। अब सवाल यह है कि आखिर दांडेकर और रथ महोदय ने गरीबी को मापने के लिए कौन सा सूत्र दिया? इनका सूत्र था, बड़ा क्लियर कट सूत्र था दांडेकर और रथ का। इन लोगों ने कहा कि अगर गरीबी को मापना है तो गरीबी को मापने के लिए भोजन से मिलने वाले कैलोरी को आधार बनाया जाना चाहिए। कौन कहे? दांडेकर महोदय ने कहा और रथ महोदय ने। यह फार्मूला कब आया था? यह समिति कब गठित हुई थी? तो 1971 ईस्वी में। दांडेकर और रथ का फार्मूला 1971 में हुआ। 1971 में एक फार्मूला आया, दांडेकर और रथ ने दिया और इन लोगों ने कहा कि गरीबी को मापा कैसे जाएगा? तो कैलोरी के आधार पर। एक महत्वपूर्ण जानकारी कि दांडेकर और रथ ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दिया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गांव में रहता हो चाहे शहर में रहता हो, चाहे वह गांव का व्यक्ति हो चाहे शहर का व्यक्ति हो, उसको भूख बराबर लगती है। इसलिए इन लोगों ने कहा कि अगर 2250 कैलोरी किसी व्यक्ति को मिल जाता है भोजन से तो वह गरीब नहीं है। कैलोरी का प्रयोग सबसे पहले जो 2250 कैलोरी का जो कॉन्सेप्ट आया, ये दांडेकर और रथ के माध्यम से आया, 1971 में आया। और इन लोगों ने कहा कि गांव और शहर दोनों के लिए अलग अलग कैलोरी में बांटने की जरूरत
नहीं है। 2250 कैलोरी की बात की गई, 2250 कैलोरी मिला मतलब वह व्यक्ति गरीब नहीं है। 2250 कैलोरी नहीं मिला मतलब वह व्यक्ति गरीब है। एक जानकारी, इस देश में गरीबी मापन के लिए सबसे लंबे समय तक यदि किसी के फार्मूले का प्रयोग किया गया तो वह था वाई की अलग समिति। एक समिति बनी वाई के अलग समिति, वाई के अलग समिति। इस समिति का गठन 1979 में हुआ था। 1979 में एक समिति गठित हुई वाई के अलग की अध्यक्षता में। जब वाई के अलग महोदय ने अपनी संस्तुति दिया, गरीबों को मापने के संदर्भ में जब अपनी बात रखा, तो वाई के अलग महोदय ने सिर्फ ये बताया कि गांव और शहर दोनों के लोगों के काम करने का जो नेचर है वो एक जैसा नहीं है। बात भी सही है। गांव में अधिकतर लोग श्रम प्रधान कामों में लगे हुए हैं, शहर में लोग श्रम प्रधान काम कम कर रहे हैं। एक क्लर्क और एक किसान दोनों को एक समान कैलोरी की जरूरत नहीं होगा। ये बात वाई के अलग ने बताया। वाई के अलग महोदय ने कहा, वाई की अलग समिति ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर गांव में रहता है तो उसको भोजन से कम 2400 कैलोरी चाहिए, और अगर वो गांव में रहता है, शहर में रहता है, तो उसे 2100 कैलोरी चाहिए। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सा विशेषज्ञ समूह था, गरीबी मापन का वह कौन सा विशेषज्ञ समूह था जो गरीबी मापने के लिए गांव और शहर दोनों के लिए अलग अलग कैलोरी की बात कहा। तो आप लोग एकदम स्पष्ट रूप से जानिए, वह समिति थी वाई के अलग समिति। हम लोगों ने देखा अभी तक जो प्रश्न बन सकते थे कि योजना आयोग सबसे पहले 1962 ईस्वी में गरीबी मापने के लिए एक विशेषज्ञ समूह बनाया था। फिर हम लोग चर्चा किए 1971 में दांडेकर और रथ समिति बनी। इन लोगों ने गरीबी मापने के लिए कैलोरी का प्रयोग किया और यह बताया कि 2250 कैलोरी चाहे वह गांव में रहता है चाहे शहर में रहता है, अगर उसे नहीं मिलेगा तो वह गरीब है। फिर बाद में एक समिति गठित हुई और वह समिति गठित हुई 1979 में। 1979 में समिति गठित हुई वाई के अलग समिति। हम लोग ये चर्चा किए, ये शहर के लिए 2100 कैलोरी की बात किया और गांव के लिए 2400 कैलोरी की बात की। मतलब ये पहली समिति थी जो गांव और शहर दोनों के लिए अलग अलग कैलोरी की बात की। अब एक महत्वपूर्ण बात, भारत में गरीबी मापने के लिए सबसे लंबे समय तक यदि किसी समिति के फार्मूले को प्रयोग में लाया गया तो वह समिति था वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति का जो फार्मूला था 2100 और 2400 कैलोरी का, लगभग योजना आयोग गरीबी मापने के लिए और जितनी भी योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं के लाभार्थी को चुनने के लिए वाई के अलग के फार्मूले को लगभग 20 सालों तक, लगभग 2 दशकों तक प्रयोग में लाई। अनगिनत ऑब्जेक्टिव है और ये बात बिल्कुल सही है कि अर्थशास्त्र में बहुत आंकड़े हैं। जब भी आप अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे तो बहुत आंकड़ों का भरमार है और इन आंकड़ों को अपने स्मरण में रखने का एकमात्र तरीका है कि हम चीजों को बार बार रोटेट करते रहें। तो हम लोगों ने अभी तक देखा 62 में कार्यकारी दल का गठन योजना आयोग ने किया, 71 में किया वाई कौन सी समिति, दांडेकर और रथ। फिर हम लोगों ने देखा 1979 में वाई के अलग समिति आई, ये गांव और शहर दोनों के लिए अलग अलग कैलोरी की बात किया। लगभग इसके फार्मूले को 20 साल तक जो है यूज में लाया गया। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को हम दे दें, वाई की अलग समिति के बाद
इस देश में गरीबी का मापन करने के लिए योजना आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति बनाया लक्कड़वाला की अध्यक्षता में। लक्कड़वाला कौन थे? ये उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। लक्कड़वाला के अध्यक्षता में 1989 में एक समिति आई। 1989 में एक समिति का गठन किया गया गरीबी के मापन के लिए, और वह समिति कहलाई लक्कड़वाला समिति। और इस समिति ने अपना रिपोर्ट दिया 1993 में। ऑब्जेक्टिव बनता है कि लक्कड़वाला समिति का गठन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। यह समिति अपना रिपोर्ट कब दिया था? तो 1993 में दिया था। एक महत्वपूर्ण बात जानिए जो लक्कड़वाला से बनते रहता है। लक्कड़वाला समिति वह पहली समिति है इस देश में जो वाई के अलग के फार्मूले को और डांडेकर और रथ के फार्मूले को नहीं मानी। डांडेकर और रथ ने और वाई के अलग ने गरीबी को मापने के लिए कैलोरी का प्रयोग किया था, लेकिन लक्कड़वाला समिति गरीबी को मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग कौन सी समिति की? तो लक्कड़वाला समिति की। और लक्कड़वाला समिति का गठन 1989 में हुआ था। रिपोर्ट दिया था 1993 में। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग ये गरीबी मापन के लिए किया। और ये कहा लक्कड़वाला समिति ने कि गांव में जो एग्रीकल्चर लेबर हैं उनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग होना चाहिए, और शहरों में जो औद्योगिक मजदूर हैं उनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग गरीबी मापन के लिए किस समिति ने किया? तो लक्कड़वाला समिति ने किया। गठन 1989 में हुआ, रिपोर्ट 1993 में दिया और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया। ये कैलोरी को नहीं माना। अब आपके जानकारी के लिए हम बताएं कि लक्कड़वाला का नाम जैसे ही आप सुनते हैं आपको याद होना चाहिए, जब आप योजना पढ़ेंगे, जब आप प्लानिंग पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का बुनियादी लक्षण में नियोजन भी आता है। तो लक्कड़वाला भारत में रोलिंग प्लान को लागू किए थे। भले ही गुनार निर्दल रोलिंग प्लान के बारे में बताए थे अपनी किताब एशियन ड्रामा में, लेकिन भारत में रोलिंग प्लान जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू हुआ था भारत में, ये रोलिंग प्लान भारत में लागू किया था लक्कड़वाला ने ही। तो यहां से जो ऑब्जेक्टिव बन सकते थे उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। जब हम लोग लक्कड़वाला समिति को देखे, 2004 का साल भी महत्वपूर्ण साल है, यहां से भी प्रश्न होते हैं। 2004 में तेंदुलकर समिति, गरीबी मापन के लिए एक समिति आई थी। बहुत विवादों में रही थी ये समिति, तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति का गठन 2004 ईस्वी में हुआ था। और एक बात जान लीजिए, तेंदुलकर समिति अपना रिपोर्ट 2009 में दी थी। अपना रिपोर्ट कब दी? तो 2009 में दी। गठन कब हुआ? तो 2004 में हुआ। तेंदुलकर समिति ने कहा कि गरीबी को मापने के लिए कैलोरी के प्रयोग से परहेज करना चाहिए। क्वेश्चन बनता है, कई बार प्रश्न पूछा गया कि वह कौन सी समिति है जो ये कही थी कि गरीबी मापन के लिए कैलोरी के प्रयोग से परहेज करना चाहिए। तो वह समिति थी सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश डी तेंदुलकर समिति का गठन 2004 में हुआ था और ये अपना रिपोर्ट 2009 में दी थी। एक बात जानिए, सुरेश तेंदुलकर समिति कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के प्रयोग की बात की।
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का प्रयोग करने वाला समिति कौन था? तो सुरेश तेंदुलकर समिति था। एक बात जानिए, ये उपभोक्ता बास्केट के बारे में बताया कौन? तेंदुलकर। इसके पहले गरीबी को मापने के लिए जो दांडेकर और रथ ने फार्मूला दिया था, जो वाईके अलग ने फार्मूला दिया था कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है, इसको पहचानने के लिए कैलोरी का प्रयोग करो। सिर्फ भोजन की बात किया, भोजन से मिलने वाले कैलोरी की बात किया, लेकिन एक सामान्य पढ़ा लिखा आदमी भी ये जानता है कि जीवन की मूलभूत जरूरत सिर्फ भोजन नहीं है। भोजन के अलावे भी हमारा जरूरत स्वास्थ्य है, हमारा जरूरत मनोरंजन है, हमारा जरूरत शिक्षा है। इन चीजों को दांडेकर और रथ ने, वाईके अलग ने नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन सुरेश तेंदुलकर समिति का मेरिट ये था कि इसने अपने बास्केट में, अपने टोकरी में रखा शिक्षा को भी, अपने टोकरी में स्वास्थ्य को भी रखा, स्वास्थ्य की भी चर्चा किया और मनोरंजन की भी बात किया। मतलब इन्होंने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात किया, एक उपभोक्ता बास्केट के बारे में कहा, एक उपभोक्ता बास्केट है, उस बास्केट में शिक्षा भी है, उस बास्केट में स्वास्थ्य भी है, उस बास्केट में मनोरंजन भी है। ये बात सही है। कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है, सिर्फ भोजन से मिलने वाले कैलोरी के आधार पर आप तय नहीं कर सकते हो। हम लोगों को जीवन की कुछ मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, भोजन, इसको भी गरीबी मापन का आधार बनाने की बात किया। लेकिन गरीबी कैसे मापी जाए, एक सूत्र दिया तेंदुलकर समिति ने और उस सूत्र पर बहुत विवाद हुआ। सूत्र यह था, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, एक व्यक्ति महीना में कंजम्पशन करने के ऊपर कितना खर्च कर रहा है, ये गरीबी मापन का आधार होना चाहिए। ये कौन कहा था? तो तेंदुलकर ने कहा था। तेंदुलकर ने कहा कि 2011-12 में यदि कोई आदमी रहता है गांव में, अगर गांव में रह रहा है तो 816 रुपया यदि प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय है उसका, अगर वह भोजन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और मनोरंजन के ऊपर अगर 816 रुपया वो कंजम्पशन पर खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। अगर इससे कम खर्च करता है तो वो व्यक्ति गरीब है। और शहर के बारे में कहा कि अगर 1000 रुपया अगर मासिक उपभोग व्यय उसका है तो वह गरीब नहीं है। अगर 1000 से कम उसका मासिक उपभोग व्यय है तो वह गरीब है। तो तेंदुलकर समिति ने, हम लोग जो मुख्य बात देखें एक बार फिर से बता दें, तेंदुलकर समिति का गठन 2004 में हुआ था। तेंदुलकर समिति अपना रिपोर्ट 2009 में दी थी। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात किया, उपभोक्ता बास्केट की बात किया और अपने बास्केट में शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन को भी शामिल किया और कहा कि 2011-12 में अगर कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है, 816 रुपया अगर महीना में उपभोग करने के ऊपर वो खर्च कर लिया तो वह गरीब नहीं है। अगर खर्च नहीं कर पाया गांव में तो वह गरीब है। फिर उन्होंने कहा कि शहर में कोई व्यक्ति रहता है और अगर 1000 रुपया से कम खर्च करता है शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, भोजन पर तो वह गरीब है, और उससे ज्यादा अगर खर्च करता है या 1000 रुपया खर्च करता है तो वह गरीब नहीं है। जरा सोचिए, क्या 1000 रुपये में शहर में शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, भोजन, ये सारी जरूरतें क्या पूरी हो जाएगी? जो तेंदुलकर समिति है वह विवादों में इसलिए रहा क्योंकि ये धनराशि जो मासिक उपभोग व्यय इतना कम निर्धारित कर दिया
कि ऐसा लगता है कि इस समिति ने गरीबों का मजाक उड़ाया हो। उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। इनकी खूब किरकिरी हुई, खूब मजाक उड़ाया गया मोंटेक सिंह अहलूवालिया का कि कैसे अर्थशास्त्री हो जो कह देते हो कि 816 रुपया में गांव में कोई व्यक्ति अगर महीना में खर्च कर दे रहा है तो उसे गरीबी उन्मूलन के लिए जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। सचमुच में सरकार की आलोचना होनी ही चाहिए था। फिर इस किरकिरी से बचने के लिए एक समिति आई। मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने, उस समय के तात्कालिक सरकार ने आनन फानन में एक समिति नियुक्त की। वह समिति था रंगराजन समिति। तो यहां आपको एक जानकारी और हम आपको दे दें कि आंकड़ों के साथ ये विशेषज्ञ कैसे खेल रहे थे। तेंदुलकर समिति ने कहा कि 2004-5 में पूरे देश में गरीबी कितना था तो 37.2%। 37.2% लोगों को ये गरीब बताया। तेंदुलकर ने आकलन किया। तेंदुलकर ने अनुमान लगाया कि 4-5 में गरीबी 37.2% है। लेकिन सरकार के गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों के सफलता के कारण 2009-10 ईस्वी में इस देश में गरीबी घट के हो गई 29.8%। और 2011-12 में तेंदुलकर ने बताया कि गरीबी घट के हो गई 21.92%। तो ये हम लोगों ने देखा तेंदुलकर महोदय ने आंकड़ों के साथ कैसे खेला, गरीबी का कैसे उपहास उड़ाया, सरकार के योजनाओं का कैसे समर्थन किया। ये सरकार को क्लीन चिट दे दी। ये बताई कि सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम चला रही है उससे बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं। इन्होंने बताया कि 4-5 में जहां 37.2% लोग इस देश में गरीब थे, वहीं 9-10 में 29.8% लोग गरीब रह गए। और 2011-12 में 21.92% लोग गरीब रह गए। मतलब तेंदुलकर समिति ने यह बताया कि उस समय की तात्कालिक मनमोहन जी की सरकार गरीबी उन्मूलन के दिशा में सुपर डुपर हिट साबित हुई। ये क्लीन चिट देने का काम तेंदुलकर ने किया, आंकड़ों के साथ बाजीगरी किया। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं था। इन्होंने कहा था 816 रुपया और 1000 रुपया। हम लोग अभी तुरंत देखे थे, गांव में कोई व्यक्ति 816 रुपया उपभोग के ऊपर खर्च कर ले रहा है, शहर में 1000 रुपया कोई व्यक्ति खर्च कर ले रहा है, तो वह गरीब नहीं है। गरीबी का यह डिफिनेशन, गरीबों को पहचानने का यह तरीका बिल्कुल गलत था। आनन फानन में एक समिति बनाई गई 2012 में। 2012 ईस्वी में 2012 में एक समिति बनी जिसे हम लोग रंगराजन समिति के नाम से जानते हैं। रंगराजन समिति का गठन इसलिए किया गया था कि लोगों के मन में जो गुस्सा था, मनमोहन सिंह सरकार के प्रति लोगों के मन में जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, उस आक्रोश को कम करने के लिए तो 2012 में रंगराजन समिति का गठन हुआ। और रंगराजन समिति ने भी गरीबी को मापने के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को ही आधार बनाया। और इनका मानना था कि अगर 2011-12 में कोई आदमी गांव में रहता है और 972 रुपया मासिक उपभोग व्यय अगर उसका है, 816 बताया था तेंदुलकर ने, ये महोदय 972 रुपया कर दिए। तेंदुलकर ने शहर के लिए 1000 रुपया बताया था, ये 407 रुपया कर दिए। और इतना ही बताने के लिए
देश का करोड़ों रुपया व्यय हुआ। कोई विशेषज्ञ समूह बनती है तो उस विशेषज्ञ समूह के ऊपर सरकार बहुत खर्च करती है। रंगराजन समिति सिर्फ ये बता पाई कि 1000 को बढ़ा के 1407 रुपया कर दीजिए और 816 को बढ़ा करके 972 रुपया कर दीजिए। जब रंगराजन के इस फार्मूले से गरीबी को मापने का जो 972 रुपया 1407 रुपया का जो फार्मूला दिया, जब इस फार्मूले से 2011-12 में गरीबी मापी गई तो उस टाइम गरीबी 29.5% था। 29.5% किसके अनुसार, किसके फार्मूले के अनुसार? तो रंगराजन के फार्मूले के अनुसार। तो हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया, ये मंथन करने का प्रयास किया कि भारत में गरीबी को मापने का सूत्र क्या था। हम लोग डांडेकर और रथ से अपने चर्चा को आगे बढ़ाए। डांडेकर और रथ ने कैलोरी को गरीबी मापने का आधार बनाया। वाईके अलग ने भी गरीबी मापने का आधार कैलोरी को ही माना। फिर हम लोग लक्कड़वाला की बात किए, लक्कड़वाला ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात किया। फिर हम लोग तेंदुलकर की बात किए, ये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय की बात किए। फिर हम लोग रंगराजन महोदय को समझे, ये भी प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार माने। आज इस चर्चा के अंतिम कड़ी में मैं आपके साथ थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं कि जिस समय तेंदुलकर महोदय अपना रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर रहे थे, उसी समय 2009 ईस्वी में गरीबी मापने के लिए, शहरी गरीबी मापने के लिए, शहरों में गरीबी मापने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसको हम लोग हाशिम समिति कहते हैं। हाशिम समिति, गरीबी मापने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनी, हाशिम समिति। ये 2013 में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम था, इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करना था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए हाशिम समिति को यह जिम्मेवारी दिया गया कि शहरों में कितने व्यक्ति गरीब हैं, इसका अनुमान लगाइए, इसका आकलन कीजिए। इस समिति का गठन 2009 में हुआ था, शहरी गरीबी मापने के लिए हुआ था, हाशिम के नेतृत्व में हुआ था। 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए ये आंकड़े की जरूरत सरकार को थी। कई ऑब्जेक्टिव, कई अनगिनत ऑब्जेक्टिव, हमारा प्रयास होता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर हमारी एकदम पैनी नजर रहती है, कहां कहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को चुन चुन के हम आपके बीच में लाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि शहरी क्षेत्र में गरीबी मापने के लिए हाशिम समिति बनी थी। हाशिम महोदय ने यह बताया, अपने अनुमान में यह कहे कि शहरों में 70% लोग गरीब हैं। कौन सी समिति? तो हाशिम समिति। कितने परसेंट लोग गरीब? तो 70% लोगों के बारे में बताया कि 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में 70% लोगों को लाने की जरूरत है। जब यह रिपोर्ट सरकार को के सामने प्रस्तुत किया गया तो योजना आयोग, भारत का योजना आयोग हाशिम महोदय के इस रिपोर्ट से सहम सा गया। कहा कि नहीं, इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता है। सरकार को सुझाव दिया कि जितना जल्दी हो सके हाशिम समिति के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। इसे देखने की जरूरत नहीं है, इसे लागू करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव बना कि हाशिम समिति का गठन 2009 में हुआ था। शहरी क्षेत्र में निर्धनता की जानकारी के लिए और 70% शहरी क्षेत्रों में लोग गरीब हैं, इसकी जानकारी हाशिम समिति ने दिया था। एक जानकारी और आप लोगों को हम दे दें कि 2002 में ऐसी ही एक समिति बनी थी। 2002 ईस्वी में सक्सेना समिति बना।
सक्सेना समिति का गठन कब हुआ था? तो 2002 ईस्वी में हुआ था। किसके अध्यक्षता में? सक्सेना के अध्यक्षता में। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी मापने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी मापने के लिए सक्सेना समिति का गठन किया गया था। हम लोग वीडियो क्लास के श्रृंखला को अनवरत जारी रखेंगे। जो छात्र टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वैसे छात्रों के लिए भी ये उपयोगी है। और जेपीएससी पीटी परीक्षा और मेंस परीक्षा की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं, ये वीडियो क्लास आपके लिए कितना लाभप्रद है, आप निश्चित रूप से हमें अवगत कराएंगे। धन्यवाद।